cineinc.com। सिनेइंक पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच। नमस्कार, मेरा नाम अचला शर्मा है। सुनिए सिनेइंक पॉडकास्ट की पेशकश ब्रिटेन में हिंदी कहानी। इस सीरीज में हम ब्रिटेन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां आपको सुना रहे हैं। आज मिलिए एक और महिला कहानीकार से जिन्होंने भले ही कम लिखा, लेकिन जितना लिखा वो कई पत्र पत्रिकाओं में छपता रहा और प्रशंसा भी पाता रहा। इनका नाम है तोशी अमृता। तोशी अमृता ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संस्कृत में एमए किया और फिर पुरातन इतिहास तथा संस्कृति विषय में पीएचडी की उपाधि पाई। लेकिन उच्च शिक्षा के बाद तोशी के विदेश प्रवास की शुरुआत ब्रिटेन से नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया से हुई, जहां उन्होंने दार एस सलाम में 1 दशक तक पढ़ाने का काम किया। साहित्य के प्रति उनका रुझान नया नहीं है। भारत में भी उनकी कविताएं और कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थीं। ब्रिटेन आने के बाद भी वे प्रशासनिक सेवा में कार्य करने के अलावा समय समय पर कविताएं और कहानियां लिखती रहीं। उनकी रचनाएं गिनती में भले ही कम हों, लेकिन ब्रिटेन के हिंदी रचनाकारों की सूची में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। लंदन का शायद ही कोई ऐसा साहित्यिक आयोजन हो जिसमें तोशी अमृता दिखाई ना दें। सिनेइंक पॉडकास्ट के लिए उन्होंने अपनी एक बहुचर्चित कहानी रिकॉर्ड की है। तो सुनिए तोशी अमृता की ज़बानी उनकी कहानी सर्द रात का सन्नाटा। नेहा बिस्तर पर पड़ी पड़ी करवटें बदलती रही। नींद को न जाने किस बात की शिकायत थी जो उसके पास आने भर से कतरा रही थी। जनवरी की गहराई रात काफी ठंडी थी। सुबह से ही रुई सी कोमल श्वेत बर्फ झरझर गिरती हुई सड़क पर बिछी जा रही थी। स्कॉटलैंड के पहाड़ बर्फ से ढके थे। ऐसा आभास होता था जैसे किसी अप्सरा ने सफेद परिधान ओढ़ लिया हो। सर्दी इतनी थी कि लगता था कि घर के फर्श पर भी बर्फ की एक हल्की सी परत जम गई है, जो दिन भर हीटिंग चलाने के बावजूद भी पिघलना नहीं चाहती थी। यूं मन को विक्षिप्त करने के लिए तो एकांत ही काफी होता है। तिस पर नीरव सन्नाटे की बाहों में जकड़ी हुई ये सर्द अंधेरी रात बार बार परेश का चेहरा उसके सामने आकर उसे झंझोर डालता। वो जितना ही उसे भुलाने की कोशिश करती, उतना ही उसका चेहरा याद आकर उसके मन मानस में तूफान मचा देता। क्यों सोचती है वो उसके लिए? क्यों नहीं आजाद हो पाती उसके चंगुल से, उस अजनबी से? अब नेहा का क्या वास्ता था भला? हाँ, अब तो वो एक अपरिचित अजनबी ही तो था ना। जब संबंध था तो अपनापन था, अपनेपन का एहसास था, रिश्ते की गर्मी थी, महक थी। लेकिन अब आज कब कैसे जाने अनजाने परेश उसके हृदय की परतों में उतरता चला गया, पगली नेहा जान ही ना पाई। कब किस वक्त वो अचानक उसकी पलकों में बंद हो गया, उसे खबर तक न हुई। समृति सागर में ज्वार भाटा सा आ गया। जैसे बिस्तर में पड़ी बेचैन नेहा उस सागर में डूबने उतरने लगी। नेहा तब भारत से नई नई आई थी। उसे याद आ रहा था जब उसने केमिस्ट्री में एमएससी प्रथम श्रेणी में पास की तो मम्मी पापा गर्व से फूले न समाये थे। बेटी को गले लगाते हुए बोले, शाबाश नेहा, हमें तुमसे यही आशा थी। भगवान ने बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम्हारी योग्यता, उपलब्धि क्या किसी बेटे से कम है भला? प्रोफेसर आनंद की आंखें भी हर्ष अतिरेक से भीग गईं। नेहा उनकी चहेती शिष्या थी। आत्मीयता और स्नेह से नेहा को प्रोत्साहन देते हुए बोले, नेहा, एक सुझाव है मेरा। एडिनबरा विश्वविद्यालय अपने मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री वहीं से हासिल की थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र दे दो।
शायद बाहर जाकर शोध कार्य करने का कोई अवसर मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग दूंगा, बस तुम देर मत करो अब। नेहा ने तुरंत आवेदन पत्र दे दिया। दिल्ली जाकर 1-2 इंटरव्यू भी दे दिए। मेधावी छात्रा तो थी ही, वो उत्तीर्ण हो गई और उसे एडिनबरा यूनिवर्सिटी में शोध करने का अवसर मिल ही गया। नेहा तो जैसे 7वें आसमान पर थी। बचपन से ही उसकी ये इच्छा रही थी कि वो विदेश जाकर पढ़े, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता देखे समझे, वहाँ खुले और मुक्त वातावरण में सांस ले। भारत में तो हर कदम पर ये मत करो, वो मत करो, इससे मत मिलो, उसके यहाँ मत जाओ, आदि आदि। हर जगह बंधन ही बंधन, कहीं भी तो मुक्ति की सांस नहीं। ये कैसा चमत्कार हुआ उसकी जिंदगी में, कैसे उसका स्वप्न यथार्थ में बदल गया। ऐसा सोचते हुए नेहा फूली न समाई। पापा ने बहुत एतराज नहीं किया, पर मम्मी विदेश जाने की बात पर कुछ नाराज सी लगी। अकेली लड़की को कहाँ विदेश भेज दें, यहाँ भी तो पीएचडी हो सकती है, वहाँ ऐसी क्या खास बात है। पर ऐसे तूफान तो भारतीय परिवारों में छोटी छोटी घटनाओं के होने पर अक्सर आते ही रहते हैं। बहुत सारी हिदायतें और उपदेश देते हुए मम्मी पापा ने भरे गले से उसे विदा किया। छोटी बहन तन्नू गले से लगकर सिसक पड़ी, दीदी मुझे बहुत अकेला लगेगा तुम्हारे बिना, जल्दी से पत्र लिखना, फोन करती रहना। ये सुनकर नेहा की भी आंखें छलक गईं। हवाई जहाज में बैठी नेहा सोचती रही, कैसा होगा विदेश, कैसे होंगे वहाँ के लोग। सुना है स्कॉटलैंड में मौसम काफी ठंडा रहता है और पश्चिम के लोग भी मौसम की ही तरह ठंडे होते हैं। एक तरफ विदेश जाने की उत्सुकता थी, उल्लास था, दूसरी तरफ मम्मी पापा तन्नू और सहेलियों को छोड़ने की एक उदासी थी। स्कॉटलैंड का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो उठी नेहा। नीले नीले ऊंचे पहाड़ जो सुरमई शाम के धुंधलके में और भी गहरे लगते, पहाड़ों के कदम चूमती विस्तृत गहरी झीलें, इतिहास की गरिमा समेटे विशाल किले, छोटी छोटी बल खाती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, जिधर भी नजर उठ जाए मन भावक दृश्यों का जमघट दिखाई पड़ता। मन विभोर हो गया नेहा का। बहुत सज्जन स्वभाव के व्यक्ति थे डॉक्टर मैकमिलन। जब अपने आसपास अनजाने चेहरे देखती तो घर की याद से मन भीग भीग जाता। एग्नेस, ब्रूस, हैमिश, सारे विदेशी नाम, विदेशी चेहरे, विदेशी भाषा, अक्सर स्कॉटिश उच्चारण तो उसकी समझ में ही ना आता। मन उद्विग्न होने लगता। कभी कभी उसे लगता अपने देश जैसा कोई देश नहीं है दुनिया भर में। मम्मी के हाथ की गरम गरम रोटी, पापा की बनाकर दी गई सुबह की बैठी और रात गए देर तक तन्नू से घुल मिल कर बातें करना, बात बेबात पर हंसना, पूरे दिन का ब्यौरा देना लेना आदि, इन सब के लिए नेहा का मन ललकने लगता। अकेलेपन की बोरियत से बचने के लिए वो देर देर तक नेहा अन्यमनस्क सी होकर लाइब्रेरी में बैठी रहती। सामने किताब खुली होती, मन कहीं अपनों में रम जाने को तरसता रहता। बेताब नजरें कुछ इधर उधर तलाशती रहती। ऐसी ही एक कजरारी शाम को नेहा लाइब्रेरी में बैठी थी कि अपनी भाषा सुनकर चौंक गई। नई आई हैं क्या? आपको पहले तो नहीं देखा। मुझे परेश कहते हैं। यहाँ आज लाइब्रेरी में एक दोस्त से मिलने आया था। दोस्त तो पहुंचा नहीं, हाँ आपसे परिचय करने चला आया। जी नमस्कार, मैं नेहा हूँ। यहाँ भारत से इंजीनियरिंग साइंस में पीएचडी करने आई हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये पहला परिचय था परेश से उसका। सांवला रंग, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, घुंघराले बाल, दिलकश मुस्कान, कुल मिलाकर परेश आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। उससे मिलने के बाद नेहा का अकेलापन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। धीरे धीरे वो पहली औपचारिक मुलाकात दोस्ती में बदलने लगी। परेश मेडिसिन का विद्यार्थी था। उसके माँ बाप भाई बहन सब ग्लासगो में रहते थे। एक तो बार परेश उसे अपने घर भी ले गया।
नेहा को इतने दिनों बाद एक भारतीय परिवार के साथ उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना बहुत अच्छा लगा। नेहा सोच सोच कर थकने लगी। अपने कड़वे अतीत की ये सब बातें याद करके वो दुखी नहीं होना चाहती थी, लेकिन विचार थे कि आवारा बादलों की तरह काबू से बाहर होते चले जा रहे थे। नेहा को बारिश की वो भीगी भीगी शाम याद आ गई। कितनी बरसात थी उस दिन। लगता था आज धरती प्यास बुझा कर ही रहेगी। क्या सिर्फ धरती ही प्यासी थी? वो नहीं। लेक्चर खत्म होते ही नेहा हर रोज की तरह बस स्टॉप की ओर जा रही थी। तभी परेश ने पास आकर गाड़ी रोककर कहा, नेहा, मौसम बहुत खराब है। यहाँ बरसात होती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बस एक छोटी सी शर्त, गरम गरम कॉफी पिलानी पड़ेगी। और बिना ना नुकर किए गाड़ी में बैठ गई नेहा। कितनी अच्छी लगती हैं ये छोटी छोटी सुविधाएं। अपनेपन का बोझ अगर कहीं मिल जाए तो जीवन अपने आप सरस होने लगता है। बहुत भीग गई हो नेहा, फ्लू हो जाएगा। तुम कपड़े बदल लो, मैं कॉफी बना देता हूँ तब तक। परेश की ये चिंता उसे अच्छी लगी। बहुत दिनों से कुछ कहना चाह रहा हूँ नेहा। परेश ने खोजपूर्ण दृष्टि से उसे देखा, जैसे कि फैसला कर रहा हो, कहे या ना कहे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं, अपना एकांत एक दूसरे से बांट सकते हैं, पर मैं इस रिश्ते का दायरा थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। तुम भी कभी ऐसा सोचती हो क्या? तुमने कभी कुछ कहा तो नहीं, समझाया भी नहीं। नेहा ने परेश का हल्का सा स्पर्श महसूस किया, जो उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के लिए नेहा का मन चाहा कि परेश की छाती में अपना मुंह छिपाकर उसकी बाहों के घेरे में बंध जाए, उसकी सांसों की गर्मी से पिघलने लगे, बिना किसी हिचक झिझक के उसे संपूर्ण रूप से पाले, अपना अलग का अस्तित्व मिटाकर बस एक हो जाए परेश के साथ। परंतु विचारों की एक लहर फिर तेजी से उभरी। अगर उस रात वो अपने को परेश को समर्पित कर देती तो क्या फिर वो होने की संभावना थी जो हो गया अचानक। तभी मम्मी की बातें बिजली बनकर कौंधी, नेहा, बहुत विश्वास से भेज रहे हैं हम तुम्हें। अपने आदर्श, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलना मत। विदेश की स्वच्छंदता, जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र तौर तरीके हम भारतीयों को शोभा नहीं देते। नादानी में किसी ऐसी राह पर मत चलना जहां से वापस न लौट सको, और जिसका अफसोस तुम्हें और हमें सारी जिंदगी सालता रहे। परेश, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे अभी से इस दलदल में मत खींचो। मैं इतने गहरे नहीं उतरना चाहती कि फिर बाहर ही ना निकल सकूं। फिलहाल तो हम अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही अपना अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। फिर मम्मी पापा की अनुमति, उनका परामर्श, बहुत से उलझने हैं। अभी इस समय मैं तुम्हें कोई आश्वासन नहीं दे सकती, कोई वायदा भी नहीं कर सकती। नेहा का स्वर भरभराने लगा। आश्वासन की बात, वायदे की बात कौन कर रहा है नेहा? बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी मेरे लिए कोई विशेष जगह है या नहीं। तुम भी मुझे प्यार करती हो या कि मेरी चाहत, मेरा आकर्षण एक तरफा है, यही जानना चाहता हूँ। गले में कांटा सा अटक गया नेहा के। मन हुआ कह दे परेश से जो तुमने आज कहा है, मैं तो न जाने कब से कहना चाहती थी। फिर सच कहूँ तो पहले तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहती थी। नारी होने का लोभ संवरण नहीं कर पाई कि पुरुष ही पहल करे, अपनी बाहों में समेटने का आमंत्रण दे। लेकिन मैं हूं ना, बार बार संशय में घिर जाती हूँ। क्या हम एक दूसरे से निभा पाएंगे? एक किनारे से दूसरे किनारे तक लप लप करते बहते प्यार का अल्हड़, तीव्र उमड़ता, ठाठे मारता बहाव कुछ और होता है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं, परेशानियां, जिम्मेदारियां, इन सब को एक साथ जी पाना, निभा पाना एक अलग बात है परेश। फिर कहीं ये सब दिन रात एक दूसरे को बर्दाश्त करने और सहने की विवशता न हो जाएं।
कुछ भी फैसला नहीं कर पाती नेहा। क्यों वो कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती जिंदगी में? हाँ, समाज ही दोषी है इसके लिए। हमारे समाज ने नारी को अपनी तरह से अहम जिंदगी जीने का अधिकार ही कब दिया है? पहले माँ बाप, फिर भाई, फिर पति पुत्र। बस इन्हीं के माध्यम से ही औरतें अपनी जिंदगी जीती हैं। क्यों मैं हर मोड़ पर, हर राह पर टुकड़े टुकड़े होकर टूटने बिखरने लगती हूँ? कुछ भी तो नहीं कह पाई परेश से। जाने उसके मौन का अर्थ परेश ने क्या समझा हो, स्वीकृति या अवहेलना। तन्नू की चिट्ठी आई थी, दीदी थोड़े दिनों के लिए मुझे भी बुला लो ना, घर में दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है, बहुत खालीपन लगता है तुम्हारे बिना, एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मम्मी पापा ठीक हैं, तुम्हारी सफलता की बातें दोहराते दोहराते थकते नहीं। दीदी वो 10 नंबर वाली बिंदु थी ना, उसकी शादी हो गई। सामने वाली कोठी में रहने वाली मिसेस गर्ग को कैंसर हो गया है। चिमनी की तरह सिगरेट तो फूंकती थी ना, वगैरह वगैरह। शाम को नेहा एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और अस्पताल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और पंजाब आदि से आए हुए गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए दुभाषिए का काम करने लगी। फिर कुछ पैसे जमा करके उसने तन्नू के लिए टिकट भेज दिया। तन्नू के लिए कुछ भी कर सकना उसे संतुष्टि की चरम सीमा तक पहुंचा देता था। उससे ज्यादा अपना उसे कोई नहीं लगता था। उस दिन जब तन्नू आई तो उस चंचल चुलबुली से परिचय करवाती हुई नेहा ने कहा, तन्नू ये है मेरा अभिन्न मित्र परेश, ये यहाँ मेडिसिन में डिग्री। तन्नू ने बिना पूरा वाक्य सुने फुलझड़ी छेड़ी, अभी तक सिर्फ मित्रता तक ही पहुंची हो, यहाँ आकर भी उतनी ही कायर रही जितनी भारत में थी। अरे दीदी थोड़ा खुली हवा में सांस लो ना, मुक्त महसूस करो अपने को। यहाँ मम्मी पापा और आर्य समाज वाली बातें नहीं हैं। फिर उसने परेश की ओर देखते हुए कहा, हेलो परेश, प्लीज टू मीट यू। तन्नू ने ऐसी सहजता से कहा जैसे पुरानी जान पहचान हो। तन्नू अब चुप, और कुछ नहीं बोलोगी, समझी? फिर परेश की तरफ मुखातिब होकर बोली, परेश ये मेरी लाडली छोटी बहन है, शरारत इसकी रग रग में बसी है, बोलती है तो बेलाग बोले ही चली जाती है, फिर भी प्यार से भी प्यारी लगती है। इसकी किसी बात का बुरा मत मानना प्लीज। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। तीनों विदेशी पर्यटकों की तरह सारा स्कॉटलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट वगैरह खूब घूमे फिरे। बस 2 सप्ताह के बाद वापसी थी तन्नू की। दोनों बहनें कैफे में बैठी बतिया रही थी। दीदी परेश तुम्हें बहुत पसंद करते हैं ना, उनकी हर नजर जो तुम्हारी तरफ उठती है प्यार में लिप्त होती है। मेरे जीजू बनने की सारी विशेषताएं हैं उनमें। अब मैं भारत जा रही हूँ, अगर ठीक समझो दीदी तो मम्मी पापा से कुछ कहूँ इस विषय में। तन्नू मैं 3-4 दिनों के लिए एक सेमिनार में सम्मिलित होने के लिए लंदन जा रही हूँ। वापस आकर इस विषय पर आराम से बैठकर सोचेंगे। परेश कल ग्लासगो जा रहे हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। घबराना मत, कोई प्रॉब्लम हो तो बाजू वाली मिसेस हैमिल्टन के पास चली जाना। किचन में खाने पीने की खरीदारी तो हमने कल ही कर ली थी, बस मैं गई और आई। दीदी का इस तरह प्यार और मनोहार से ये सब कहना तन्नू को कहीं भीतर तक छू गया। लंदन की अपनी एक अलग रौनक है। तेजी से भागता दौड़ता ये शहर कभी सोता ही नहीं है। बहुत कुछ देखने को है लंदन में। कोई भी कैसी भी आपकी रुचि हो, लंदन में सब मौजूद है। सैमुअल जॉनसन के शब्दों में कितनी सच्चाई है कि यदि कोई मनुष्य लंदन से थक गया है तो वो जीवन से थक गया है। लंदन में वो सब कुछ मयस्सर है जो जीवन को चाहिए। 2 ही दिनों में सेमिनार खत्म हो गया। तीसरा दिन सभी विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक था। लंदन घूमो, शॉपिंग करो, दर्शनीय स्थल देखो या जो भी आप करना चाहें। नेहा ने सोचा क्यों न तन्नू को लेकर आए अगले सप्ताह। तन्नू नहीं आई तो कैसे देख पाएगी वो लंदन। परेश की गाड़ी में तीनों मिलकर पिकनिक करते हुए आएंगे, खूब मजा आएगा। तन्नू के जाने का आखिरी सप्ताह जरा जोर शोर से हो जाए।
नेहा वापस लौट गई। लंदन के मुकाबले में एडिनबरा में अभी भी काफी ठंड थी, पर सुबह हल्की हल्की धूप में पास वाली झील चांदी की चादर सी चमक रही थी। धीरे से नेहा ने दरवाजा खोला, तन्नू डिस्टर्ब न हो। हालांकि बचपन से ही तन्नू कुंभकर्ण की नींद सोती थी, फिर भी सीधे किचन में जाकर उसने एक कप कॉफी बनाई और कपड़े बदलने बेडरूम में गई। लेकिन ये क्या देख रही थी नेहा? उसको लगा उसके पांव जड़ हो गए हों जैसे, और उसके नीचे की जमीन तेजी से सरकती जा रही है, जैसे एक एक बूंद करके उसका सारा खून उसके जिस्म से निचोड़ लिया गया हो, जैसे उसका एक हिस्सा मर गया हो, निर्जीव हो गया हो। तन्नू और परेश एक दूसरे से लिपटे गहरी नींद सो रहे थे। तन्नू की लंबी काली अलकें परेश के कंधे पर बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। परेश के चेहरे पर गहरी संतुष्टि की झलक थी। एक दो घुंघराले बालों की लटें उसके माथे पर चिपकी हुई थी। उसकी बलिष्ठ बाहों में सिमटी थी तन्नू की गहरी छरहरी काया। कितने प्यारे और मासूम लग रहे थे दोनों। एकदम सन्न निश्चेष्ट खड़ी रही नेहा। नेहा के हाथ से कॉफी का मग गिरते गिरते बचा। जड़ हुई चेतना जब वापस लौटी तो उसका जी चाहा कि तन्नू को बिस्तर से घसीटकर 2-4 थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल दे। पर केवल तन्नू को ही क्यों, परेश को क्यों नहीं? आखिर दोनों की स्वीकृति सम्मति से ही तो ये सब कुछ होगा। वासना की इस चरम सीमा तक पहुंचने के लिए तो दोनों की सांसें व जिस्म बेकरार रहे होंगे ना। इस स्थिति के लिए वो दोनों साझे दोषी हैं। फिर अकेली तन्नू ही क्यों सजा की पात्र बने? तन्नू तुम्हारी बहन है नेहा, तुम्हारे प्रति उससे इतनी लापरवाही कैसे हो गई? विश्वासघात किया है उसने तुमसे। मूक प्यार, मौन स्वीकृति, अनबोला समझौता तो मेरे और परेश के भी था। सिर्फ स्थायी निर्णय लेने के लिए प्रतीक्षा के कुछ क्षण ही तो शेष थे। फिर परेश ने क्या कोई बेईमानी नहीं की? नेहा को लगा उसके अंतर से एक साथ निकली कई आवाजें उसे पागल बना रही हैं। फैसला नहीं कर पा रही थी नेहा। क्या करे, क्या कहे? जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तन्नू हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने दीदी को देखकर भयभीत मृगी की तरह उसने एक बार फिर आंख बंद करने की कोशिश की, पर नग्न सच्चाई की उस नाजुक स्थिति को कैसे नकारती? दीदी प्लीज सुनो, देखो ये अचानक न जाने, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रुको। शब्दों का तारतम्य बांधे नहीं बंध रहा था तन्नू से। तब तक परेश की भी नींद खुल गई। नेहा तय नहीं कर पाई कि परेश की आंखों में कोई अपराध बोध था या नहीं। उसके होठों के कंपन से बस यही अंदाजा लगा पाई नेहा कि वो कुछ कहने को शब्द ढूंढ रहा था। हृदय में उठते बवंडर पर काबू पाती हुई अस्थिर सी नहीं कह सकी नेहा, कपड़े तो पहन लो तन्नू, और कमरे से बाहर हो गई। क्यों किया ये सब तुमने तन्नू? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की थी। शाम को ट्यूशन पढ़ाकर तुम्हारे कॉलेज की फीस दी, अच्छी से अच्छी और बेहतरीन तमाम तुम्हारी मनपसंद चीजें जुटाई जो मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तुम्हें क्या सचमुच कुछ भी याद नहीं रहा? मैंने तुम्हें समझने में कहाँ भूल कर दी? तुम्हारी आकृति के कौन से बिंदु को मैं नहीं पहचान पाई? तुम्हें परेश चाहिए था ना? तुम मांग कर तो देखती, एक बार वो भी उपहार के रूप में दे डालती मैं तुम्हें तन्नू। पर ये चोरी क्यों? नेहा अपने आप से जैसे सब कहती जा रही थी। 2 दिन तक नेहा होटल में रही, सबसे कटकर अकेली, अपने आप के साथ बस। अब यहाँ था ही कौन उसका अपना? जिन्हें अपना समझने की भूल की थी, उन्हीं अपनों ने ही तो उसे एक संकरी टेढ़ी गली में फेंक दिया था। अब उसे अपनी मंजिल के लिए दोबारा से सोचना है और जिंदगी को एक नई दिशा देनी है। तीसरे दिन वो लौटी तो तन्नू घर में नहीं थी।
वो सूरजमुखी के फूलों वाली चादर जिस पर तन्नू और परेश उस रात सोए थे उसने उठाकर कूड़े में फेंक दी, जैसे उस रात के सारे निशान मिटाने की असफल कोशिश कर रही हो। तकिए के नीचे एक छोटा सा पत्र था। दीदी, तुम्हारी अपराधनी हूँ। तुम नाराज होती और गुस्से में आकर चिल्लाती तो मेरे मन का बोझ कुछ तो हल्का हो जाता, लेकिन तुम तो सागर की गंभीरता समेटे शिव की तरह सारा विष पी गई। दीदी, क्या मुझे क्षमा कर सकोगी दीदी? तुम्हारी तन्नू। उड़ती उड़ती खबर सुनी नेहा ने कि तन्नू अभी भारत नहीं लौटी। फिर सुना कि परेश और तन्नू ने शादी कर ली है। हो भी सकता है, परेश तो ब्रिटिश है। आखिरी किरण के बीच कभी कभी जो रोशनी की लकीर दिख जाती थी वो भी बुझ गई। हर रात के साथ उसकी नींद कम होती चली गई। आज की नीरव रात भी ऐसी ही थी। वो हमेशा की तरह करवटें बदल रही थी। आंखें थकान से बोझिल थी। नींद पलकों में बंद होने से इनकार कर रही थी। सुना तो यही था कि जब दिलो दिमाग और जिस्म सब थक जाते हैं तो नींद अपने आप ही आ जाती है। पर नेहा के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसे लगा दरवाजे की घंटी बज रही है। नहीं, इतनी रात गए कौन घंटी बजाएगा? तेरे अपने ही दिमाग की घंटियां बज रही हैं नेहा। सोने की कोशिश करो। नियति से लड़कर कोई जीत पाया है भला? घंटी की आवाज अब लगातार सुनाई देने लगी। लाइट ला, स्लीपर और गाउन पहन दरवाजे की चेन चढ़ा। नेहा ने दरवाजा खोला और बोली, कौन है? दीदी, मैं हूँ तन्नू। दरवाजा खोलो प्लीज। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गई है गाड़ी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते परेश ने दम तोड़ दिया दीदी। परेश नहीं रहे, अब नहीं रहे। दीदी, मैं अकेली हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। तन्नू रोते रोते फपक पड़ी। मैं तो थी ना तुम्हारी, लेकिन मेरा जीता जागता अस्तित्व नकार कर तुमने अपनी अलग पहचान बना ली, अलग दिशा चुन ली, मुझे पराया कर दिया। मेरी मुस्कुराती हुई जिंदगी का सुख तुझसे देखा न गया। मुझ जीती जागती का गला दबाकर तुमने जिंदा लाश में परिवर्तित कर डाला। एक ऐसी जिंदगी है अब मेरी जो सांस तो लेती है मगर जीती नहीं। रही बात परेश की तो सुनो, वो तो मेरे लिए उसी दिन से नहीं रहा था जिस दिन से वो मेरी कुंवारी भावनाओं को कुचलकर तुम्हारी बाहों में तृप्ति ढूंढने लगा था। और जोर से दरवाजा बंद कर दिया नेहा ने। अपने सर्द लहजे पर वो स्वयं ही चौंक गई। नेहा भूल गई कि उसका संबंध उस महान देश से है जिसकी मिट्टी की सुगंध, प्यार और प्रेम का संदेश लेना या पाना नहीं, जहाँ चाहत का मतलब बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के चाहना है और चाहते रहना है। कहाँ अदृश्य हो गए उसके क्षमाशीलता और सहिष्णुता के संस्कार। विचारों के झंझावात में लिपटी नेहा सोचती रही, क्या वो भी यहाँ आकर यहाँ के लोगों की तरह ठंडी हो गई है? क्या वो इस हिमानी देश के हिमाच्छादित पर्वत की चोटी का एक अंश हो गई है? असामान्य होती हुई वो अपनी पहचान भूलती जा रही है। क्या बाहर गिरने वाली बर्फ बाहर ही नहीं, उसके अंतर में भी परत दर परत जमती जा रही है। सर्द रात का सन्नाटा। अभी आप तोशी अमृता से उनकी ये कहानी सुन रहे थे। तोशी अमृता का अपना कोई कहानी संग्रह तो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन सर्द रात का सन्नाटा ब्रिटेन में बसे रचनाकारों की कहानियों के संकलन मिट्टी की सुगंध में शामिल है। उनकी अन्य कहानियां और कविताएं भी पत्रिकाओं के अतिरिक्त कई संपादित पुस्तकों में शामिल हैं, जैसे क्षितिज के इस पार, देशांतर की कविताएं, वतन की खुशबू और देसी गर्ल्स। ब्रिटेन की हिंदी कहानियों की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, लिखिएगा। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार है। हमारा पता नोट कर लीजिए, post@cineinc.com। तो अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। cineinc.com। ये थी सिनेइंक पॉडकास्ट की प्रस्तुति।
अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तव में गंभीर किस्म के श्रोता हैं। तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौक से सिनेइंक का दामन थाम लीजिए। हम पॉडकास्ट के तकरीबन सभी मशहूर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी। और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलीविजन के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com, cineink.com। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और राय भी लिख सकते हैं post@cineink.com। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए post@cineink.com। सिनेइंक पॉडकास्ट, हिंदी और उर्दू के प्रोग्रामों का मशहूर मंच।